नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवा स्टडी पॉइंट में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सेक्शन जो है हाफ वीकली करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स में हम आपको एक वीक में 2 वीडियोस प्रोवाइड कराया करेंगे। वीक के हमने 2 पार्ट डिवाइड कर दिए हैं। हमारा एक वीडियो आपको ट्यूसडे को मिला करेगा और दूसरा वीडियो मिलेगा फ्राइडे को। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में वेस्ट बैंक को लेकर इसराइल का कौन से देश के साथ समझौता हुआ है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है फिलिस्तीन, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है सऊदी अरब। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। और इस समझौते से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की राह निकलेगी। और इस समझौते के तहत इजराइल वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलहाल अपनी गतिविधियां रोकने पर सहमत हुआ है। और वेस्ट बैंक जो है वो फिलिस्तीन का पूर्वी भाग है, जिस पर इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था। देखिए, यह समझौता जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच हुआ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और दो अच्छे दोस्तों इजराइल और यूएई के बीच शांति समझौता हुआ है। और पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव था और 49 साल के बाद दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे तथा दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पर दूतावास भी स्थापित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम का प्रायोजक कौन होगा? ऑप्शन ए है पेटीएम, बी है आइनॉक्स समूह, सी है वीवो और डी है गूगल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है आइनॉक्स समूह। देखिए, आइनॉक्स समूह जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। और भारतीय ओलंपिक संघ या फिर आईओए ने यह जानकारी दी है। और कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक अगले साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और यह ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक होंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में कोविड-19 के कारण मालदीव की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत ने मालदीव के लिए कितने करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया है? ऑप्शन ए है 3,750 करोड़ रुपए, बी है 2,460 करोड़ रुपए, सी है 6,500 करोड़ रुपए और डी है 3,260 करोड़ रुपए। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 3,750 करोड़ रुपए। देखिए, कोरोना महामारी के कारण मालदीव की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 50 करोड़ डॉलर या फिर 3,750 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच वर्चुअल बैठक में यह फैसला किया गया। और इसके तहत 40 करोड़ डॉलर लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सस्ते कर्ज के तौर पर, जबकि 10 करोड़ डॉलर जो है मतलब 750 करोड़ रुपए की राशि जो है अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार जैविक खेती के मामले में सर्वाधिक किसानों की संख्या कौन से देश में है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है जापान, सी है चीन और डी है भारत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है भारत। देखिए, जैविक खेती के मामले में भारतीय किसानों ने दुनिया भर में नया मुकाम हासिल कर लिया है। और भारत में जैविक खेती करने वाले किसानों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि खेती के रकबे के मामले में दुनिया भर में भारत 9वें स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में भारत का एकमात्र कौन सा अभिनेता शामिल है? ए है सलमान खान, बी है शाहरुख खान, सी है अमिताभ बच्चन और डी है अक्षय कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है अक्षय कुमार। देखिए, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार दुनिया के छठे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता हैं। और फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें 2020 के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जगह दी है। और इस सूची में जगह पाने वाले जो अक्षय कुमार हैं वो एकमात्र भारतीय हैं। और पिछले साल के मुकाबले में वह 2 स्थान नीचे भी आ गए हैं। और पिछले साल जो थे वो थे चौथे स्थान पर और इस साल वो हैं छठे स्थान पर। देखिए, पहले स्थान पर जो है वो है रियान रेनॉल्ड्स और जो है 7.15 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ। और दूसरे हैं मार्क वॉलबर्ग जो है 5.8 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ। तीसरे हैं बेन एफ्लेक जो है 5.5 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ। और चौथे हैं बिन डीजल 5.4 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ। और पाँचवें हैं लिन मैनुअल मिरांडा जो है 4.92 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ। और छठे हैं अक्षय कुमार 4.85 करोड़ डॉलर की इनकम के साथ। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में रिजर्व बैंक या आरबीआई ने केंद्र सरकार को अपने रिजर्व फंड से कितनी राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 50,000 करोड़ रुपए और बी है 57,128 करोड़ रुपए, सी है 65,000 करोड़ रुपए और डी है 72,500 करोड़ रुपए। जिसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी जो होगा 57,128 करोड़ रुपए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से जारी सूचना में बताया गया कि केंद्रीय बोर्ड की बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए सरप्लस के तौर पर 57,128 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है और बोर्ड की बैठक में गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में हुई थी और आरबीआई ने अगस्त 2019 में केंद्र सरकार को कुल 1.76 लाख करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया था और इनमें से जो है 1.23 लाख करोड़ रुपए की राशि लाभांश के तौर पर दी गई, जबकि शेष राशि जो है वो रिजर्व फंड से दी गई और चालू वित्त वर्ष के जो बजट है उसमें आरबीआई के लाभांश के तौर पर 60,000 करोड़ रुपए आने का प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने मोजाम्बिक पोर्ट पर पूर्णतः कब्जा कर लिया है। आपको बताना है कि यह पोर्ट जो है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है या कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है। ए है एशिया, बी है यूरोप, सी है अफ्रीका और डी है अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका। लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है अफ्रीका। देखिए, हाल ही में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित मोजाम्बिक देश का एक महत्वपूर्ण पोर्ट मोजाम्बिक पोर्ट पर पूर्णतः कब्जा कर लिया है और मोजाम्बिक देश की जो राजधानी है वो है मापुटो और यहाँ की जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ और यहाँ की जो करेंसी है वो है मेटिकल। आपको ये याद रखना है कि राजधानी कौन सी है, वो है मापुटो और उसकी जो जनसंख्या है वो है 3 करोड़ और यहाँ की करेंसी है मेटिकल। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की वायुसेना के साथ समझौता किया है जिसके तहत अमेरिका उस देश की वायुसेना को 66 F-16 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराएगा। ऑप्शन ए है ताइवान, बी है सऊदी अरब, सी है भारत और डी है इजराइल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है ताइवान। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत द्वारा अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए है 72वां, बी है 73वां, सी है 74वां और डी है 75वां। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 74वां। देखिए, 15 अगस्त 2020 को भारत द्वारा अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, मतलब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ऑप्शन ए है 5, बी है 9, सी है 12 और डी है 16। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 16। देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी उच्च शिक्षा में नए बदलाव करने के लिए अपने सुझाव देगी। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह कौन से विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। ऑप्शन ए है गृह विभाग, बी है कृषि मंत्री, सी है सैनिक कल्याण व होमगार्ड मंत्री और डी है शिक्षा मंत्री। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वो थे सैनिक कल्याण व होमगार्ड मंत्री। देखिए, भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया और कमल रानी वरुण के बाद वह प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं जिनका निधन कोरोना संक्रमण के कारण हुआ है और वह उत्तर प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण एवं होमगार्ड मंत्री। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। जो है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर किन वन्य जलीय जीवों के संरक्षण के लिए अभियान की घोषणा की है। यहाँ पर ये पूर्ण विराम नहीं होगा। ए है हाथी, बी है डॉल्फिन, सी है शेर और डी है बी और सी दोनों। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जो है बी और सी दोनों। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद देश में शेर और डॉल्फिन के संरक्षण को लेकर भी 2 नए प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से की और प्रोजेक्ट टाइगर में बाघों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है और अब इसी तर्ज पर क्या है कि शेर और डॉल्फिन के संरक्षण की भी मुहिम शुरू होगी और देश में शेरों का सिर्फ एक ही ठिकाना है जो गुजरात का गिर है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही रेड क्लिफ सीमा किन देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए है भारत पाकिस्तान, बी है भारत बांग्लादेश, सी है भारत चीन और डी है ए और बी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों, मतलब भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश दोनों के बीच स्थित है। देखिए, 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेड क्लिफ सीमा वजूद में आई और उस समय यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई थी और इस रेखा का नाम ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था।
और यह भारत व पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करती है। और इस रेखा के निर्धारण के समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और बाद में बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा रेखा बन गई। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान कप्तान और खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। धोनी ने अपना पहला वनडे मैच किस देश के खिलाफ खेला था? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है वेस्ट इंडीज, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है बांग्लादेश। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो है बांग्लादेश। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला जो वनडे क्रिकेट मैच है वो 23 दिसंबर 2004 को चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें वह 0 पर आउट हुए थे। और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही भारत ने वर्ष 2007 में T20 विश्व कप जीता था और वर्ष 2011 में विश्व कप क्रिकेट का भी विजेता बना था तथा वर्ष 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी को भी जीता था। और महेंद्र सिंह जो धोनी है उनका जर्सी का नंबर है 7। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत के हरफनमौला खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही कर दी थी। आपको बताना है कि सुरेश रैना ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच जो है वो किसके खिलाफ खेला था? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है श्रीलंका, सी है न्यूजीलैंड और डी है इंग्लैंड। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जो है श्रीलंका। देखिए, सुरेश रैना ने अपना पहला वनडे क्रिकेट मैच जो है वो वर्ष 2005 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था और रैना का जो जर्सी नंबर है वो है 3। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, बी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सी है स्वास्थ्य देखभाल मिशन और डी है मिशन स्वास्थ्य देखभाल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया और इस मिशन के तहत देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सृजन नामक जो पोर्टल है वो कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय और सी है रक्षा मंत्रालय और डी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है रक्षा मंत्रालय। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सृजन नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल पर उन वस्तुओं की जानकारी होगी जिनको भारत में निर्मित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है जापान, बी है चीन, सी है रूस और डी है इजराइल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है इजराइल। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम है सार्थक को लॉन्च किया गया है। इसे निम्नलिखित में से कौन से शिपयार्ड से निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सी है मझगांव शिपयार्ड और डी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है तथा इसे भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में क्या है नामांकित किया गया है। और इसका निर्माण जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसे मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एवं निर्मित किया गया है। और यह जहाज जो है वो अत्याधुनिक नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर एवं मशीनरी से सुसज्जित है और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षक बल द्वारा तैनात 5 अपतटीय गश्ती पोत OPU की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए है 95वीं, बी है 100वीं, सी है 101वीं और डी है 120वीं। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जो है 101वीं। देखिए, विक्रम साराभाई का जन्म जो है वो 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और 12 अगस्त 2020 को इनकी 101वीं जयंती मनाई गई थी और इन्हें वर्ष 1966 को पद्म भूषण तथा 1972 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है म्यांमार और डी है जर्मनी। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। देखिए, जैसा कि हाफ वीकली वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें हमने कोई फिक्स नहीं किया है कि 20 ही क्वेश्चन होंगे या फिर 12 होंगे, 15 होंगे, 18 होंगे। जैसा जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या जितने क्वेश्चन बन रहे होंगे, हम लोग आपको उतने ही क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 25 हो या फिर 30 हो। तो ये वीडियोस जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। वीक में सिर्फ आपको 2 बार वीडियो देखना है और आपका पूरा करंट अफेयर्स जो है कवर हो जाएगा। इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं और आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये वीडियो पहुँचे। एक जो हमारी नई पहल है वो आप सब लोगों के पास पहुँचे, जो हाफ वीकली के नाम से है, और हो सकता है कि एक नया ट्रेंड भी इसके साथ शुरू हो जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, साथ साथ आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें अपने फीडबैक दीजिए इस वीडियो के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए और प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। और बिल्कुल वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो चलिए, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।